नमस्कार। अरुणा विलेचर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श भाग 2 का पाठ 10 कांतारा वामयूर कथा के बारे में पढ़ें। इस कथा की रचनाकार लीलाधर मंडलोई है। लेखक लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। 1987 में ये कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट की तरफ से लंदन में आमंत्रित किए गए थे। वर्तमान काल में ये प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मूलतः यह कवि रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंचल के जनजीवन का इन्होंने सजीव चित्रण किया है। लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टर और आलोचना लेखन का कार्य भी इन्होंने किया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। अपने रचना क्रम के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा भी है। पशुपाठ कांतारा वामयूर कथा में इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित की कहानी है। इस द्वीप में द्वेष द्वेष यानी ईर्ष्या भाव की गहरी जड़ें जमा चुका था। उस द्वेष को जड़ से मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा, यानी अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। यानी वहां कोई रूढ़ी प्रथा ऐसी थी, उसको उखाड़ने में इनको अपना बलिदान देना पड़ा। उसी युगल यानी उसी जोड़े, नायक नायिका या पति पत्नी, उस युगल के जो बलिदान दिया उसका यहाँ बयान किया गया है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा उनको सबको दूर करती है। भले इस बात से कौन इंकार कर सकता है। आप सब जानते ही हैं कि प्रेम क्या करता है, सबको जोड़ता है, और घृणा क्या करती है, एक लोगों में दूरी को बढ़ाती है। जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम को अपने जीवन तक को बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ भी नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। पाठ आरंभ करने से पहले आइए जरा हम इस पाठ के कठिन शब्दों पर गौर करें। बच्चों, जितने भी कठिन शब्द पाठ के अंतर्गत आते हैं, आप उनकी वर्तनी पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि परीक्षा में वर्तनी के अंक कटते हैं। अगर आप वर्तनी पर पूरी कमांड आपकी हो जाएगी, पूरा अधिकार आपका हो जाएगा, तो परीक्षा में आप अच्छे अंक पा सकते हैं। तो जितने भी कठिन शब्दों की चर्चा यहाँ हो, उनका आप लिखित अभ्यास अवश्य करेंगे। श्रृंखला शब्द, श्रृंखला यानी क्रम, आदिम प्रारंभिक, विभक्त यानी बटा हुआ, आत्मीय अपना, विलक्षण असाधारण, बयार, शीतल मंद हवा बयार कहलाती है। मंद मंद बयार चल रही थी, यानी शीतल हवा चल रही थी। तंद्रा एकाग्रता, चैतन्य चेतना, सजग, विकल होता है बेचैन या व्याकुल, असंगत, अनुचित, आकंठ यानी पूरी तरह से, आकंठ डूबा हुआ, पूरी तरह गले तक डूब जाना, आकंठ पूर्णता। सम्मोहित, मुग्ध, झुंझलाना, चिढ़ना, अचंभित, चकित, रोमांचित, पुलकित हो जाना। निश्चल यानी स्थिर, अफवाह उड़ती खबर, उफनाना, उबलना, दूध का उफरना कहते हैं ना, दूध उफन गया यानी उबल गया है। शमन, शांत करना, घोपना, घोपना, किसी चीज को जैसे चाकू को घोपना किसी में। निहारना होता है देखना, बलिष्ठ, ताकतवर, असंभव जो संभव ना हो। व्यतीत होता है दुखी, आकृति, शक्ल, समर्पण यानी भेंट करना। साहसिक कारनामा यानी साहसपूर्ण कार्य। संचार होता है उत्पन्न होना, भावना का, मन में अच्छी भावना का संचार हो जाना। निषेध परंपरा यानी ऐसी परंपरा जिस पर रोक लगाई गई हो। लोक कथा होती है जन समाज में प्रचलित कथा, यानी जो लोगों द्वारा कथा परंपरा से चली आ रही है। अनमस्तिष्कता होता है जिसकी चित्त कहीं और लगा हो, यानी मन कहीं लगा हो, चित्त कहीं और हो, काम ना कर रहा हो। अनमन्य मन से हम कहते हैं काम करना। निर्निमेष होता है पलक भी ना झपकी जाए, बिना पलक झपके कोई कार्य करना। एक टक कहीं किसी चीज को देखते रहना, निर्निमेष हम कहते हैं कोई देख रहा था। दरार होता है लकड़ी की तरह का लंबा छिद्र जो फटने के कारण पड़ जाता है। माने कोई रेखा है किसी चीज की, दरार पड़ जाना, दीवार पे दरार पड़ जाना, गत्ते पे दरार पड़ना, कहीं भी कांच में कभी कभी दरार पड़ जाती है। आपका फोन है, फोन पे कभी गिर गया तो उसका ग्लास पे थोड़ी सी दरार पड़ जाती है, तो एक रेखा से खिंच जाती है जो
फटने वाली नौबत तक आ चुकी होती है। चलिए आइए अब हम पाठ को समझते हैं। ये पाठ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा यानी ऐसी कथा जो लोगों द्वारा सुनी सुनाई पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों तक पहुंचती गई है। यानी इसका लिखित रूप कोई प्रमाण ना मिलता हो, ऐसी कथा जिसका कोई प्रमाण हमारे पास हो ना, लेकिन लोगों ने एक दूसरे से कहा है, सुनते सुनते एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती चलेगी, तो वो लोक कथा कहलाती है। तो ये एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है ये पाठ। अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी द्वीप है वो जो लिटिल अंडमान है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद जो है निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप आता है कार निकोबार, जो कि बाद में जो था लिटिल अंडमान बना, ये 96 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक थे। अब ये इनके अलग होने की कथा ही है, वो जो लोक कथा है, जिस पर ये हमारी कहानी टिकी हुई है सारी की सारी, कि कैसे वो द्वीप एक अलग था और कैसे वो दो हिस्सों में बट गया, उसके पीछे कौन सी कहानी है, वो कहानी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब ये दोनों जो द्वीप हैं, लिटिल अंडमान और जो है कार निकोबार, आपस में जुड़े हुए थे। जब ये जुड़े हुए थे तब ये गांव बहुत सुंदर था और यहीं पर एक सुंदर युवक रहता था, शक्तिशाली युवक था जिसका नाम था तांतारा। और वो बहुत ही नेक था, ईमानदार था। सब जो निकोबारी थे यानी वहाँ के जो निवासी थे, वो सब उससे बहुत प्रेम करते थे। और वो क्या करता था, गाँव के लोगों की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहता था। कभी भी कोई बुला ले, किसी को कोई मुसीबत आ जाए, वो दौड़ा-दौड़ा चला आता था। यानी हर समय लोगों की सहायता करने के लिए वो तत्पर रहता था। द्वीपवासियों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझता था। नेक दिल था, मददगार था, लोगों की सहायता के लिए तैयार रहता था। अब वहाँ जो था, वो जो लोग वहाँ के रहने वाले थे, जिस तरह के वो कपड़े वगैरह पहना करते, जो पोशाक थे, वो भी वहाँ के गाँव के हिसाब से अपने पारंपरिक पोशाक को पहनता था। उसकी जो पोशाक थी, जो वो पहनता था, उस पोशाक में वो अपनी कमर के साथ एक लकड़ी की तलवार बाँधे रहता था। हालाँकि तलवार तो धातु की बनी होती है, लेकिन वो जो तलवार अपने साथ बाँधता था कमर पे, वो लकड़ी की तलवार हुआ करती थी। वह कभी भी अपनी इस लकड़ी की तलवार का लोगों के सामने उपयोग नहीं करता था। लोगों का मानना था कि तलवार में कोई दैवीय शक्ति है और ऐसे में वो कभी भी किसी के सामने उपयोग नहीं करता था। लेकिन तो भी जो थे उसके बहुत सारे साहसिक कारनामों की चर्चा लोग अक्सर किया करते थे। माना करते थे कि उसकी तलवार जो बहुत अद्भुत है, विलक्षण शक्ति वाली है, कोई ना कोई उसमें रहस्य छिपा हुआ है। ये लोगों का, वहाँ के लोगों का मत था। एक शाम को क्या हुआ कि तांतारा शाम को जो था शाम टहलने के लिए निकला। दिन भर के काम से वो थका हुआ था, अथक परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद वो शाम को आराम करने के लिए समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गया। उस समय संध्या का समय होने वाला था, सूर्य अस्त होने वाला था। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो समुद्र के जल पर दिखाई दे रहा था। क्षितिज की तरफ जहां से धरती और आसमान मिलते दिखाई देते दूर, क्षितिज कहलाता है जहां से लगता है कि सूरज डूब रहा है। तो ऐसे में उसका जो परछाई है, उसकी जो किरणें हैं, वो समुद्र पे गिरती दिखाई देती हैं। तो लगता है जैसे वो तल डूब रहा हो। तो वो इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहा था। ठंडी-ठंडी मंद-मंद बयार चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी भी धीरे-धीरे अपने घरों को लौटते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वातावरण जो था बहुत अधिक मनमोहक था। ठंडी हवा हो, सूरज का डूबने वाला हो, पक्षी जा रहे हो, तो तातारा जो था वो सूरज की किरणों का वो निहार रहा था, देख रहा था। तभी अचानक जो है उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। उसके कानों में एक बड़े सुंदर सुरीला आवाज सुनाई दिया, मानो कोई गा रहा हो। और वो जो था चुपचाप उस आवाज की तरफ बढ़ता चला गया। जहां से गाने की आवाज सुनाई दे रही थी, वे अपने आप ही अनजाने में उसके पांव जो थे उस तरफ बढ़ने चले गए। वो बड़ा मस्त सा हो गया। ऐसा लगा जैसे अपनी सुध-बुध खो गया हो। उस गाने ने उसको इतना आकर्षित कर दिया और वो उस गाने को सुनने के लिए उसके आगे उस तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जैसे-जैसे बढ़ता चला जा रहा था, अचानक जो था, वो उसको दिखाई दिया कि कोई युवती है, जो गा रही है। कौन-सा गीत गा रही थी? वो श्रृंगार का गीत गा रही थी, यानी प्रेम का कोई वो गीत गा रही थी। और जब से वो गीत गा रही थी, अचानक जो थे समुद्र की एक तेज़ लहर उठी और वो उस लहर के कारण जो था, उस जो गायिका जो थी, जो युवती गाना गा रही थी, उसका ध्यान भंग हो गया क्योंकि उस लहर ने उसको भिगो दिया था। उस तेज़ उठती लहर के कारण वो भीग गई। भीगते जो था उसने जो गाना वो गा रही थी, वो भूल गई, रुक गई। अब जो ये जो तारा जो वहाँ बढ़ रहा था, जो उस युवती को निहार रहा था, देख रहा था और जैसे उसका गाना बंद हुआ तो एकदम से वो भी रुक गया। उसने बोला कि तुमने इस गाने को रोक क्यों दिया? अब वो उस गाने को सुनना चाह रहा था और लेकिन उसका ध्यान भटक गया था, पानी की लहर उस पर आई थी, वो भीग गया था और भीगने के कारण वो जो थी गा नहीं रही थी, वो रुक गई थी। अब वो जो था तारा वो उसका गाना सुनना चाहता था।
उसने विनम्रतापूर्वक उससे प्रार्थना की कि इतना मधुर गाना तुमने अधूरा क्यों छोड़ दिया। अब अचानक कोई सामने आ जाए तो युवती घबरा जाएगी, घबरा गई वो भी, क्योंकि वो तो गा रही थी, अपने मस्त थी। लेकिन अब जो था, अचानक किसी युवक का सामने आ जाना और कहना कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया, इस गाने को गाओ, तो वो भी हैरान हो जाती है, उठ जाती है, वो विस्मित हो जाती है। तो और जो था, सहमत करके अपने आप को वो सोचने लगती है, पहले बताओ कि तुम कौन हो? और फिर उसको घूरने लगती है। क्योंकि अपने गाँव के वो के लोगों को जानती पहचानती है। अपने गाँव के अलावा किसी दूसरे गाँव के कोई व्यक्ति सामने आ जाए, इस तरह का प्रश्न करे, तो वो उसका उत्तर दे। वो कहती, मैं ऐसे बाध्य नहीं हूँ कि किसी अनजान व्यक्ति को मैं इस प्रश्न का उत्तर दूँ। तुम पहले मुझे अपना परिचय दो कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? इस तरह क्यों घूर रहे हो मुझे? क्यों यहाँ आए हो? अब तातारा जो था, अपना बेसुधी में वहाँ पहुँच चुका था। उसने तो भी उसका जवाब नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। उसने फिर से एक ही प्रश्न कहा कि तुमने अपना गाना क्यों रोक दिया? अपना पूरा गीत गाओ ना, तुम्हारा कंठ बहुत सुरीला है। अब युवती ने फिर से कहा कि तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ, सच बताओ। तुम्हें तो मैंने लपाती गाँव में गए देखा नहीं है। अभी किस गाँव की रहती है? इस गाँव का नाम लपाती है। तो कहती, मैंने तो तुम्हें अपने इस गाँव में देखा नहीं, लपाती गाँव में देखा नहीं। तुम कौन हो? पहले तुम अपने बारे में बताओ। और तुमने ऐसे मुझे बीच में क्यों रोका है? क्यों बीच में ऐसे बोला है? अब वो उसको जवाब नहीं देना चाहता था। लेकिन ये असंगत प्रश्न था जो युवक द्वारा बोला गया था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाना गाओ। और ये जवाब नहीं देना चाहती। तो थोड़ा झुंझला जाती है। झुंझला कर वो वहाँ से उठना चाहती है और जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि जो युवक ने प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न उसको नहीं पूछना चाहिए था। क्योंकि वहाँ ऐसे किसी और अनजान व्यक्ति से वो कैसे बात कर सकती? कैसे वो जवाब दे सकती? इसलिए वो उसको टोकती है और विरोध करती है उसका बात का, और झुँझलाकर वहाँ से जाना चाहती है। उस युवती को लगता है कि ये युवक कितना ढीठ है। बार-बार गाने की रट लगाए जा रहा है, जबकि ऐसे वो किसी को कोई टोक थोड़ा सकता है। ऐसे कोई किस पे दबाव डाल सकता है कि तुम गाना गाओ, वो भी किसी और अनजान गाँव का कोई व्यक्ति आके कह दे। तो उसको क्या गाँव के नियमों का मालूम नहीं है क्या? तो वो जो है उसको जाना चाहती है वहाँ से। लेकिन तब जो है तातारा को होश आ जाता है, समझ में आ जाता है कि अरे ये क्या हुआ? तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उससे माफ़ी माँगता है, क्षमा याचना करता है। फिर उससे पूछता भी है, तुम्हारा नाम क्या है? और वो बार-बार उससे यश लगाता है कि बस मुझे एक बार अपना नाम बता दो। उसका रास्ता थोड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुम मुझे नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूँगा। अब किसी तरह युवती उसको अपना नाम बता देती है। नाम क्या बताती है? वामीरो। तो उसको जो युवक को ये नाम भी बड़ा प्यारा लगता है। एक तो उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली लगती है, उसको ये नाम भी बड़ा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है और उसके नाम की तारीफ़ भी करता है। साथ ही वो उससे याचना करता है, विनती करता है कि तुम जो है कल यहाँ ज़रूर आओगी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। आग्रह करता है। अवामीरो जो है, वो किसी तरह से वहाँ से भाग निकलती, चल जाती है। लपाती अपने गाँव पहुँचती है, अपने घर पहुँचती है, लेकिन वो बहुत अधिक अपने आप को बेचैन महसूस करती है। क्यों? क्योंकि बार-बार उसकी आँखों के सामने जो है उस तातारा का चेहरा आता है, कि कैसे याचना भरे भाव से वो बार-बार उसका नाम पूछता है, उसके गाने के लिए कह रहा होता है। तो जो है ये जो वामीरो है, वो भी जो है कुछ बेचैन सी हो जाती है, अंदर बेचैनी महसूस करती है, छटपटाहट महसूस होती है। दूसरी बात ये है कि उसने कभी अपने जीवन में कभी सोचा था कि उसका जो जीवन साथी होगा, उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिए। और ये जो युवक अचानक उसके सामने आ गया था, इस युवक के चेहरे से, हाव-भाव से, बातों से, उसके व्यक्तित्व में, उसको लगता था कि वास्तव में वो सारे गुण इस युवक में हैं, जो वो अपने जीवन साथी में चाहती है। हालाँकि हालाँकि संबंध बन नहीं सकता, क्योंकि तातारा दूसरे गाँव का व्यक्ति है और उसके गाँव में ऐसी परंपरा ही नहीं है कि अपने गाँव को छोड़ के किसी दूसरे गाँव से के युवक से विवाह किया जाए। वहाँ की एक प्रथा थी कि गाँव के युवक-युवतियों का विवाह अपने ही गाँव के युवक-युवतियों से हो सकता है, बाहर के किसी और गाँव से नहीं हो सकता। इस परंपरा के विरुद्ध वो जा नहीं सकती थी। अतः उसने सोचा कि तातारा को भूल जाना ही बेहतर है। और वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। बार-बार उसके मन में उसी की छवि आ रही थी। उसी का एक चेहरा उसके सामने से बार-बार आता चला जा रहा था। अब किसी तरह रात बीती, लेकिन दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित यानी दुखी थे, बेचैन थे दोनों के दोनों ही। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना वो दिन गुजारा। शाम की प्रतीक्षा थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे सारा जीवन जो उस प्रतीक्षा में बीतने वाला है। तातारा जो था बड़ी बेचैनी से शाम की प्रतीक्षा कर रहा था। ये पहली बार उसके जीवन में ऐसी घटना घटी थी। उसका जीवन बड़ा शांत, गंभीर जीवन था, लेकिन पहली बार वो अचंभित और रोमांचित था और इस तरह का भाव उसके मन में पैदा हुआ था। वो जो था वहाँ उससे भेंट करना चाहता था, क्योंकि उसने उसको मिलने का वादा किया था कि तुम कल यहाँ आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। अतः जो है वो उस दिन शाम को समुद्र के उस हिस्से पर, उस चट्टान पे पहुँच गया जहाँ उसने वामीरो से पहले उसकी भेंट हुई थी और वहाँ उसे मिलना चाहता था।
तो वो वहां बैठ के उसकी प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन ये प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लंबी होती जा रही थी। एक एक पल काटना उसके लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। धीरे धीरे संध्या हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज डूब जाएगा और वो ना आई तो क्या होगा। बड़ी बेचैनी से वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन अचानक धीरे धीरे देखा कि वो अचानक जो है वामीरो जो थी उसे वेट करने के लिए आ गई है। वो जब वहां से आई, लेकिन वो भी घबराई हुई डरी हुई सी थी। नारियल के झुरमुट में से होती हुई वहां उसके सामने पहुंच गई। जैसे ही वो पहुंची जो थी, तो तातारा बहुत खुश हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दोनों ही शब्दहीन थे, यानी उन्होंने आपस में कोई बात ही नहीं की, मुझसे कोई शब्द नहीं पूछ पा रहे थे। बस एक दूसरे को एकटक निहारे चले जा रहे थे। चुपचाप बहुत देर तक घंटों खड़े एक दूसरे को निहारते रहे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। तो जब मामीरो को जैसे ही कुछ होश आया, तो वो वापस अपने वहां गांव की ओर दौड़ गई। अब जो था कि हर दिन दोनों ने मिलना शुरू कर दिया। उनकी भेंट ऐसी होती, दोनों शाम के समय उस जगह पे पहुंच जाते, लेकिन उनमें बातचीत ना होती। दोनों क्या करते, निर्निमेष बिना पलक झपके एक दूसरे को देखते रहते, निहारते रहते। बस ये जो था उनका समर्पण भाव था पितृ, अनवरत चलता चला जा रहा था। अब उनकी इस तरह की भेंट को जो था वहां के उसके लपाती गांव के युवकों ने देख लिया। लपाती गांव की कौन है? वामीरो। वामीरो जिस गांव की है, लपाती की, वहां के युवकों ने देख लिया कि कैसे वामीरो जो है समुद्र के उस किनारे पे उस चट्टान पे पहुंचती है और कैसे जो दूसरे गांव के व्यक्ति को वो उससे भेंट करती है, उससे मिलती है। तो जो उनका ये जो मोह प्रेम था, बिना बोलने वाला प्रेम, उन युवकों ने भाप लिया। अब जो बात जो थी वो धीरे धीरे फैलने लगी। अब जरा सी कोई चिंगारी हो तो कैसे आग भड़क सकती है, वैसे ही ये जो बात जो थी वो तूल पकड़ गई और गांव भर में फैल गई। लोगों को पता लग गया। अब दोनों में विवाह तो हो नहीं सकता था, क्योंकि दोनों अलग-अलग गाँव के थे। उनके गाँव की प्रथा थी कि अपने ही गाँव के युवक से विवाह करना है। अब लपाती कहाँ की है? लपाती गाँव का कौन है? वामीरो है। वामीरो लपाती गाँव की है। और तातारा जो था पास ही एक गाँव था पासा नाम का, उस गाँव का था। अब दोनों ही रीति-रिवाज के अनुसार एक गाँव के होने आवश्यक थे, तो विवाह उनका हो नहीं सकता था। अब ये बातें जो थी हवा की तरह, अफवाह की तरह लगातार फैलती चली जा रही थी। सब लोगों जो तक ये बात पहुँच चुकी थी। ये हालाँकि गाँव के लोगों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। वामीरो को दादारा को समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया गया, लेकिन दोनों ही अडिग रहे। दोनों जो थे लगातार मिलते रहते थे किनारे पे और अफ़वाहें बढ़ती जा रही थी। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि पासा गाँव में वहाँ पशु पर्व का आयोजन किया। अब पशु पर्व में क्या होता है कि पशुओं का प्रदर्शन होता है। अष्टपुरुष पशु होते हैं, उनकी आपस में कुश्ती वगैरह हो सकती है, शक्ति प्रदर्शन होता है, युवकों का शक्ति प्रदर्शन होता है। तो ऐसे में युवकों की पशुओं की शक्ति प्रदर्शन का वहाँ एक पर्व का आयोजन किया गया। बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ हो रहे थे। उन कार्यक्रम में नृत्य संगीत भी थे, भोजन का आयोजन भी था। लेकिन जो तातारा जो था वो उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने को तैयार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहें कहाँ थी? वो अमीरों को ढूँढने में लगी हुई थी। वो अमीरों को ढूँढने का प्रयास में लगा हुआ था। कार्यक्रम चल रहे हैं। व्याकुल आँखें बार-बार जो थी वो अमीरों को ढूँढ रही हैं। अचानक उसे पास ही कहीं से नारियल के झुंड में से वमीरो झाँकती हुई दिखाई दी। अब वमीरो जैसे ही सामने पड़ी, उसकी आँखों से आँसू फूट पड़े। वो रोने लगी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि सब लोग मना कर रहे हैं और वो नहीं मिल सकती, इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो ऐसे में वो रोने लगती है। अब जैसे ही वो रोने लगती है, आवाज़ उसकी ऊँची हो जाती है। अतारा समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूँ, कैसे चुप कराऊँ? लेकिन उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर जो है तो उसकी माँ वहाँ आ जाती है। और माँ जो आकर उन दोनों को देखती है तो बहुत ही आग बबूला हो जाती है। यानी उसको बहुत अधिक क्रोध होता है। खूब अपमानजनक शब्द वो बोलने लग जाती है। वो तारा को बहुत कुछ सुनाती है। अब ज़ारा का तरह-तरह से अपमान करने लग जाती है, तो गाँव के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वो भी जो था उनका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसको कहीं से डाँटते हैं, धमकाते हैं, बहुत तरह का विरोध करना शुरू होते हैं। तारा के लिए सारी बातें जो थी असहनीय हो जाती है, यानी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसे ये गुस्सा आ रहा था कि ये कौन-सी प्रथा है? ऐसा क्या है? वो इस प्रथा का निषेध करना, विरोध करना चाहता है। वो बहुत दुखी है, खींच जाता है, चिढ़ जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? अमीरों का भी दुःख बढ़ता चला जा रहा था। वो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? ऐसा कौन-सा कदम उठाऊँ? किस तरह वो गुस्से को शांत करे? अब गुस्से में क्या हुआ कि अचानक उसका हाथ कहाँ बढ़ा, अपनी जो कमर पे उसने जो लकड़ी की तलवार बाँधी हुई थी, अचानक उसका हाथ उस तलवार की मूठ पे पड़ा था। मूठ क्या होता है? तलवार का वो हिस्सा जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं। क्रोध में यानी गुस्से में उसने क्या किया, तलवार को निकाला और अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसने तलवार को धरती में घोंप दिया। यानी घोंपना, चाकू घोंपना होता था उससे, वैसे उसने धरती पर अपनी तलवार को घोंप दिया। अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसने किया था।
अब तलवार जो थी वो धरती के अंदर फँसी हुई थी, ज़मीन के अंदर फँसी हुई थी। उसी को ऐसे उसने तलवार को अपनी तरफ खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था तो गुस्से में जा रहा था, तो धरती पर क्या पड़ा लकीर खींचती जा रही थी। लेकिन जो लकीर खींच रही थी साधारण नहीं थी, ये दरार पड़ती जा रही थी और ये दरार भी ऐसे कि मानो धरती 2 टुकड़ों में बँटने लगी। तेज़ गड़गड़ाहट सुनाने लगी और धरती फटती हुई दिखाई देने लगी। जो द्वीप का अंतरिक्ष सिरा था उसमें ऐसा लगा एक तरफ तातारा है और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। अब वो धरती जो थी मानो क्रोध में कटती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। लोगों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कल्पना से अत्यधिक भाव था ये। ऐसा दृश्य कभी वो सोच ही नहीं सकते। लोग शहर उठे, भाग उठे, घबरा गए और दूसरी तरफ जो धरती की इस तरफ जो खड़ी थी, वामीरो खड़ी थी। वो किनारे पे खड़ी-खड़ी चिल्ला रही थी, तातारा, तातारा और क्रोध था, गुस्सा था, गड़गड़ाहट थी और दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि तातारा उस धरती के दूसरे हिस्से में था। तलवार माने जब धरती 2 हिस्सों में बँटी, तो एक हिस्से में कौन रह गया? वामीरो रह गई और धरती का जो दूसरा हिस्सा जो कट रहा था, छँट के अलग हो रहा था, तो जो दूसरा हिस्सा था वहाँ तातारा था। अब हुआ क्या कि धरती 2 टुकड़ों में बँट गई, एक तरफ ये और दूसरी तरफ वो। जैसे ही तातारा को होश आ रहा था, ये हुआ क्या? वो खुद भी अचंभित था। उसने देखा कि जिस तरफ वो है, वहाँ से जो द्वीप है वो समुद्र में धँसने लगा है। तो उसने क्या किया छलांग लगाई, कोशिश की कि वो सिरे को थामे और दूसरी तरफ आ जाए, लेकिन उसकी पकड़ ढीली होती चली जा रही थी। वो लगातार समुद्र की तरफ फिसलता चला जा रहा था, तो उसके मुँह से चीखें निकलने लगी। वो वामीरो को पुकारे जा रहा था लगातार और दूसरी तरफ वामीरो भी जो थी लगातार तातारा को पुकारे जा रही थी। तातारा लहूलुहान हो चुका था, अचेत हो गया, बेसुध हो गया और वो कटे हुए द्वीप के उस अंतिम खंड पर पहुँच गया और ये संयोगवश अब ये दोनों हिस्से अलग-अलग हो गए। बहता हुआ वह कहाँ चला गया लोग नहीं जानते। तारा कहाँ पहुँचा, द्वीप कैसे अलग हुआ, लोग आगे उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए। और वामीरो जो थी वो पगला सी उठी थी, उसने खाना-पीना छोड़ दिया। हालाँकि लोगों ने बहुत ढूँढने की कोशिश की, किसी तरह कोई सुराग मिल जाए, लेकिन तो जैसे तातारा को कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस प्रकार जो थी उन दोनों की जो ये प्रेम कहानी जो थी, उसका यही अंत हो गया। लेकिन इस प्रेम कहानी की चर्चा घर-घर में लोगों तक होने लगी, कि उन प्रेम कहानी के कारण जो था, ये जो भूखंड था 2 हिस्सों में बँट गया। इस तातारा की तलवार से ही जो था, जो कार निकोबार है वो 2 हिस्सों में बँट गया था और दूसरा हिस्सा क्या कहलाया था लिटिल अंडमान कहलाया था। ये कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर है। यानी वो जो भूखंड टुकड़ा कटा-कट के अलग हुआ वो 96 किलोमीटर दूर तक पहुँच गया। तो निकोबार की जो ये घटना है, इस घटना के बाद गाँव के लोगों में ये असर पड़ा कि उनमें उनमें परिवर्तन आ गया। जो उनकी पूरी परंपरा थी, रूढ़िवादी, उसको उन्होंने हटा दिया, तिलांजलि दे दी, उसको त्याग दिया। अब क्या है कि अब वहाँ के गाँव के लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। यानी एक गाँव के व्यक्ति युवक-युवती का विवाह दूसरे गाँव के युवक-युवती से होने लगा। हालाँकि जो तातारा वामीरो है, उनकी तो मृत्यु हो गई, उन्होंने अपना त्याग में मृत्यु दे दी। लेकिन उस मृत्यु का जो प्रभाव पड़ा, उसका सुखद प्रभाव पड़ा। उस परंपरा का एक नई परंपरा वहाँ स्थापित होगी। वहाँ के विवाह संबंध, वहाँ के लोग आपस में मेल-जोल, एक गाँव से दूसरे गाँव की तरफ आत्मीय भाव बढ़ने चलने लगे। तो उनका जो ये बलिदान था, त्यागमयी बलिदान, एक सुखद परिवर्तन लेकर आया। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई पॉइंट, कोई प्रसंग आपको ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक, शेयर नहीं किया, तो अवश्य कर देना। धन्यवाद।